Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी IQ प्लस। बेटा आज हम मैट्रिक्स के फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं। फोर्थ लेक्चर में क्या क्या कवर अप करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशंस करेंगे जो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था मैट्रिक्स, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था, यानी थर्ड लेक्चर में पढ़ लिया था। उस पे बेटा कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में, और कुछ एडिशनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे बेटा। तो बेटा देखो, जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देख पाए वो दोबारा देख लें, और उनको देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने बात कर लिया था बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने बात किया था बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने बात किया था बेटा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। बेटा ये चार टॉपिक हमने कवर अप कर लिया, राइट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा एक बार फास्ट ध्यान देते हैं। एडिशन हम लोग कैसे करते हैं बेटा? दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर पाएंगे जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ एड ऑन होगा, राइट। सेम बेटा सब्ट्रैक्शन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? ए और बी तभी मल्टीप्लाई होगा। मान लो ए नाम का मैट्रिक्स और बी नाम का मैट्रिक्स है, ए और बी तभी मल्टीप्लाई होगा बेटा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तब वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में आपने क्या देखा था बेटा? मान लो कि के नाम का कोई एलिमेंट है और मैट्रिक्स हमारा A11, A12, A21, A22 है बेटा, राइट। अब ये जो के नाम का एलिमेंट है बेटा, ये के ना एक आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर है। ये जो नंबर है वो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी के टाइम्स ऑफ A11, के टाइम्स ऑफ A12, के टाइम्स ऑफ A21, के टाइम्स ऑफ A2, राइट। अब इसको के जो था वो एक स्केलर प्रोडक्ट है जो कि सभी से मल्टीप्लाई हुआ। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में? फाइंड ट्वाइस ऑफ A प्लस 3 टाइम्स ऑफ B, वेयर ए की वैल्यू आपके सामने है बेटा 2, 1, 3, 4 और बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 6। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू 2, 1, 3, 4 प्लस थ्राइस ऑफ बी की वैल्यू 1, 2, 3, 6। अब करें बेटा 2 को मल्टीप्लाई। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये नंबर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यस या नो? देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 का 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 का 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 का 8 प्लस 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा 3, 6, 9, 18। अब प्लस करके बताओ 4, पहला से प्लस होगा 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 6 8, 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 18 26। क्लियर बच्चे? समझ में आया? स्केलर प्रोडक्ट भी क्लियर और एडिशन भी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यू क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। क्वेश्चन क्या है, रीड करो एक बार।
सभी बच्चे क्वेश्चन को रीड करो। क्या क्वेश्चन है? अ ट्रस्ट फाउंड हैज ₹30,000। एक ट्रस्ट के पास कितना पैसा है? 30,000 रुपया है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बाउंड। वो जो 30,000 है वो दो अलग अलग बाउंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। कंडीशन है कि फर्स्ट बाउंड 5% इंटरेस्ट देता है आपको पर ईयर और सेकेंड बाउंड 7% इंटरेस्ट देता है। यानी मेरे पास अगर 30,000 है, मैं फर्स्ट बाउंड को कुछ पैसा दूंगा और सेकेंड बाउंड को कुछ पैसा दूंगा, राइट। पहला बाउंड मुझे बोलता है कि मैं 5% दूंगा आपके, जितना भी अमाउंट मुझे दोगे, और दूसरा बाउंड बोलता है मैं 7% दूंगा, राइट। तो मैं ऐसा कर लेता हूं सॉल्यूशन में, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन में आगे और पढ़ लेते हैं। बोलता है यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द टाइप्स ऑफ टू बाउंड। The trust must obtain and the annual total interest of ₹1,800। यानी बोला जा रहा है 30,000 को पहला बाउंड को कुछ पैसा दे दो, दूसरा बाउंड को कुछ पैसा दे दो। पहला बाउंड मुझे 5% दे रहा है जितना मैंने पैसा दिया, दूसरा बाउंड मुझे 7% दे रहा है जितना मैंने उसे पैसा दिया। टोटल अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ एक साल में, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1800। तो बताओ मैंने पहला बाउंड और दूसरा बाउंड में कितना कितना पैसा दिया। ठीक है, तो देखो मेरे पास 30,000 है, तो मैंने बोला लेट ₹X बी इन्वेस्टेड इन बाउंड फर्स्ट। मैंने पहला बाउंड में ₹X इन्वेस्ट किया, तो लेट सेकेंड बाउंड में कितना करूंगा? मान लो मेरे पास 30,000 रुपया है, मैं ₹X किसी को दे दिया, तो मेरे पास अब बचा कितना? 30,000 माइनस X, क्योंकि X तो मैं किसी को दे दिया, तो सेकेंड बाउंड को मैं कितना दूंगा? 30,000 माइनस X बी इन्वेस्टेड इन बाउंड सेकेंड। ओके, अब कंडीशन क्या है? नाउ interest for first bound equal to 5%, which is become 5 by 100. Interest for second bound, which is 7%, 7 by 100। क्लियर? अब आपसे क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करके मुझे सॉल्व करके बताओ। तो यहां देखो, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? मैट्रिक्स का रूल क्या था? सभी बच्चों को पता है मैट्रिक्स का रूल। पहला इंफॉर्मेशन को रो में लिखोगे तो दूसरा इंफॉर्मेशन को कॉलम में। क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो मैं पहला इंफॉर्मेशन को रो में लिख रहा हूं X, और दूसरा क्या है? 30,000 माइनस X। सेकेंड इंफॉर्मेशन कॉलम में 5 by 100, 7 by 100, और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है? 1800। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन सब कुछ सेम है, यहाँ पे कितना आएगा? 2000। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड आप करेंगे। रूल क्या है? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को फर्स्ट से, यानी x मल्टीप्लाई 5 by 100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई 7 by 100 इक्वल टू 1800।
अगला स्टेप ये हो गया 5x अपॉन 100, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस 7x बाई 100 इक्वल टू 1800। एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 100, तो 5x प्लस 21 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 100 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5x में से 7x गया, बचा माइनस 2x और यहाँ प्लस 2,10,000 इक्वल टू क्या हुआ बच्चे अगला, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस 2x इक्वल टू सॉल्व कीजिए, क्या है आंसर, इसे इधर करते बच्चे, आज बेटा देखो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30,000, इसे अगर माइनस करोगे तो 30,000 निकला, माइनस से माइनस कैंसल आउट, x इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज बिकम 15,000। x हमारा क्या था, x हमने फर्स्ट बाउंड में जो इन्वेस्ट किया था वो रुपीस था, तो फर्स्ट बाउंड में मैंने कितना इन्वेस्ट किया बताओ, 15,000, देयरफॉर रुपीस 15,000 invested in bound first, और सेकेंड में कितना 30,000 माइनस एक्स यानी 30,000 माइनस 15,000, यानी इसमें भी 15,000 ही निकला, इन्वेस्टेड इन बाउंड सेकेंड। क्लियर है सभी बच्चों को। सेकेंड केसेस में आप क्या करोगे, सारा डाटा सेम, ये 1800 की जगह पे क्या आएगा 2000, बाकी सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चे रीड करो क्वेश्चन, क्या लिखा है, The bookshop of the particular school has the 10 dozen chemistry book, गिवन डाटा साथ साथ लिखते जाते हैं, केमिस्ट्री बुक कितना बच्चे 10 डजन, राइट, और आप सभी बच्चों को पता है 1 डजन में कितना होता है 12, तो 10 इंटू 12 दैट बिकम 120 बुक्स। सेकेंड कितना है 8 डजन फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक कितना है 8 डजन, 8 मल्टीप्लाई 12 70, 96 बुक। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स बुक कितना है 10 डजन, 10 इंटू 12 120 बुक। अब सभी का कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ केमिस्ट्री बुक, बताओ केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट कितना है, ₹80 पर बुक का, ₹80 ईच बुक। कॉस्ट ऑफ फिजिक्स बुक
फिजिक्स बुक का कॉस्ट बताओ बच्चे कितना है? ₹60 ईच बुक। कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स का कॉस्ट कितना है? ₹40 ईच बुक। अब आपसे पूछ रहा बताओ कितना पैसा लगेगा पूरा बुक को खरीदने में। तो आप देखो टोटल केमिस्ट्री का बुक आप कितना ले रहे हो? 120 बुक ले रहे हो केमिस्ट्री का। एक बुक का प्राइस कितना केमिस्ट्री का? 80। और आपको 120 बुक लेनी है तो 80 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम फिजिक्स के बुक कितने? 96। 96 और एक बुक का रेट कितना है? 60। तो 60 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिजिक्स का टोटल बुक का प्राइस पता चल जाएगा। टोटल बुक का प्राइस पता चल जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स बुक हमारे पास 120 है और प्राइस कितना? 40। हमें टोटल निकालना, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैं बोल सकता हूं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं? पहला मैट्रिक्स को रो में लिखो तो दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम में, तभी मल्टीप्लाई होता है, राइट? तो पहला इंफॉर्मेशन को रो में 120 96 120 योग्य रो। फिर दूसरा को कॉलम में 80 60 40। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करो। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट को फर्स्ट से 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई 40। इसका आंसर बताओ बच्चे। इसका आंसर लिखना है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपका सीयूटी में भी आ सकता है, जेई में भी आया हुआ है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके लिए बारीक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए। देखो ध्यान से, एक बार रीड कर लिए क्वेश्चन आप लोग, क्या बोल रहा है? मैं लिख रहा हूं आपके साथ साथ। एज्यूमिंग एक्स नाम का मैट्रिक्स है जो कि एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर। यानी एक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या गिवन है? 2 क्रॉस n। तो यहाँ एक्स का ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस n। सेकेंड, वाई का ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस k। वाई के बाद जेड का ऑर्डर बताओ 2 क्रॉस p। जेड के बाद डब्ल्यू का बताओ n क्रॉस 3। फिर p का बताओ p क्रॉस k। ये हमारे पास सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखे हुए, ठीक है? मैंने लिख दिया, एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है n k and p show the matrix p y plus w y will be the define। बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं, p है तो p को हम लोग लिख देते हैं ऑर्डर के साथ। p का ऑर्डर क्या है बताओ? p का ऑर्डर है p क्रॉस k। फिर मल्टीप्लाई y। y मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस k। w का ऑर्डर क्या है?
n क्रॉस 3। फिर y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां देखो, आप सभी बच्चे जानते हो कि p और y में मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। यानी k इक्वल टू यहां से क्या पता चल गया 3, तो हमारे पास p और y मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका हम ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लिखते हैं, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो p है और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम k। क्लियर है? और हमें यहां से पहले से पता चल गया कि k की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे आ जाओ, ये आप लोग बताओ WY के वैल्यू क्या आएगा। W और Y मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो से इक्वल यानी 3 इक्वल टू 3 है, तभी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसका अगर ऑर्डर लिखूंगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम यानी n क्रॉस k लिख दिया। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहां देखो, यहाँ बीच में क्या लिखा है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। एज वी नो दैट two matrix said to be equal if their order are same। तो इसके ऑर्डर अगर सेम हुए यानी p क्रॉस k इक्वल टू n क्रॉस k, यानी मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं p क्रॉस k इक्वल टू n क्रॉस k। p क्रॉस k इक्वल टू n क्रॉस k। अब आपको पता है कि k की वैल्यू क्या है 3, तो यहां से k ऐसे ही कट रहा है तो p इक्वल टू n, और हमारे पास k की वैल्यू क्या निकल रहा है 3। तो ऑप्शन कौन सा है देखो, p n के इक्वल हो, p ऑप्शन कहां गए बच्चे देखो, k की वैल्यू 3 और p n के इक्वल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझ में आया? सेकेंड आप ट्राई करो, क्या बोल रहा है इफ n इक्वल टू p, तो बताओ 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ z क्या होगा। तो यहां देखो, यहीं पे बनाते हैं क्योंकि ऑर्डर लिखने में दिक्कत हो सकता है। 7 और यहाँ x है माइनस 5 टाइम्स ऑफ z। 7 x की ऑर्डर बताओ, x की ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n। z की ऑर्डर बताओ 2 क्रॉस p। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ध्यान से 7 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 7x, ऑर्डर हमारा रह गया 2 क्रॉस n, और ये 5z ऑर्डर रह गया 2 क्रॉस p। देखो दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ये आप जानते हो। आप जानते हो ना, ये माइनस है, यानी दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। एज वी नो दैट फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो दो मैट्रिक्स को मैं माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जानता हूं कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी 2 क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस p। ठीक है, यानी समझ में n इक्वल टू p दिया हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है बताओ, बोलो बेटा, या तो 2 क्रॉस n हो जाए या 2 क्रॉस p हो जाए, चेक करो 2 क्रॉस n
टू क्रॉस एन, इस जगह पे टू क्रॉस पी कहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर बोल रहा है बेटा इफ एन इक्वल टू पी, अगर मैं इसको कर दूं पी तो टू क्रॉस पी भी बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अब अगला मैट्रिक्स देखो बच्चे, नया मैट्रिक्स है आज के टॉपिक का। आज लेक्चर 4 है। इस 4 लेक्चर में न्यू मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं। मैट्रिक्स का नाम क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग है बेटा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर को अगर रो को कॉलम में शिफ्ट कर दो और कॉलम को अगर रो में शिफ्ट कर देते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या आपने सीखा? कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रो में लिखा है तो उसे आप कॉलम में लिख दो, या किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट कॉलम में लिखा है तो उसे आप रो में लिख दो, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए नाम का, जिसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, ऑर्डर बताओ। 2 क्रॉस 3, मैं ट्रांसपोज करना चाह रहा हूं। ए ट्रांसपोज को टी से डिनोट किया जाता है या ए डैश से। अब रो को कॉलम बनाओ, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23। समझ में आया? क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए नाम का 2 3 4 5 6 1 7 2 1 4 6 2। हमने ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये रो को कॉलम लिखो, यानी 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट 6 1 7 2, नेक्स्ट 1 4 6 2। अगर मैं यहाँ ऑर्डर पूछूं तो यहाँ रो 3 है, कॉलम 2 है। इस जगह पे अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो रो 3 है, कॉलम 4 है। इस जगह पे ऑर्डर पूछूं तो रो 4 है, कॉलम 3 है। तो एक चीज आपने देखा, जब किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं तो होता क्या है, जो रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, राइट। यानी हम बोल सकते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स आर सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर बच्चे सभी को? समझ में आया? देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ए नाम का मैट्रिक्स है 2 3 4 6, बी नाम का मैट्रिक्स है 1 2 7 4। आपसे पूछ रहा फाइंड फर्स्ट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स बताओ। ए हमारे पास क्या है? 2 3 4 6 प्लस बी क्या है? 1 2 7 4। सॉल्व करो इसको। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 7 11, 6 + 4 10। प्लस कर दिया। हमसे क्या पूछ रहा है? होल का ट्रांसपोज। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं। जैसे मैं ट्रांसपोज करूंगा क्या लिखूंगा? 3 5, रो को कॉलम 11। ये हो गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या समझ में आया? सेम एम ए माइनस बी का भी ट्रांसपोज कर सकते थे। एक और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, ए नाम का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 1 0 0। बी नाम का मैट्रिक्स है 2 1 3 2 0 0 1 2 1। फाइंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या पूछ रहा है देखो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 1 0 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज बताओ आप लोग सभी बच्चे, बोलो क्या है? रो को कॉलम बनाना 1 2 3 4 5 6 1 0 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ए ट्रांसपोज निकल गया। सेम बी मैट्रिक्स आप लिखिए 2 1 3 2 0 0 1 2 1। बी ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम बनाओ 2 1 3 2 0 0 1 2 1। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ। ए ट्रांसपोज हमारा क्या 1 4 1 2 5 0 3 6 0 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है 2 2 1 1 0 2 3 0 1। दोनों को प्लस करते क्या आंसर आ रहा है? 1 प्लस 2 3 4 प्लस 2 6 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 5 प्लस 0 5 0 प्लस 2 2 3 प्लस 3 6 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1। ये आपका रिजल्ट आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट? ट्रांसपोज समझ में आया? क्या आपने सीखा ट्रांसपोज में? किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रो है तो उसे कॉलम बना दो और कॉलम वाले एलिमेंट्स को रो बना दो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक, अगला देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दो टाइप्स के होते हैं बच्चे, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है बात समझेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक में अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं वापस वही मैट्रिक्स दिखाई दे, यानी मैं रो को कॉलम बना दूं फिर भी मैट्रिक्स वैसे के वैसे दिखाई दे, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हमने बात किया? देखो बात करते हैं। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या बोला? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वापस वही मैट्रिक्स दे दे। जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल ए नाम का मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम बना 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। अब मुझे बताओ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है? देखो तो, देखो आप लोग बताओ, ये जो मैट्रिक्स लिखा है वही मैट्रिक्स ये भी है, सेम है। इसका नाम मैं ए लिख सकता हूं ना, ए लिख दिया। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वापस में वही मैट्रिक्स मिला, तो इसका नाम क्या पड़ गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल में ए नाम का मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। मैंने बोला ए ट्रांसपोज निकालो, बताओ ए ट्रांसपोज क्या होगा? 2 0 0 फिर 0 2 0 0 0 2। क्या इसे ए लिख सकता हूं? देखो
ए की जो डाटा है वो सेम डाटा ये भी है, तो इसे ए लिख सकते हैं। अगर ए ट्रांसपोज ए होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चों को? ठीक है, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक बार आप लोग डेफिनेशंस पढ़ लो। स्क्यू सिमेट्रिक में होता है क्या, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वापस में सेम मैट्रिक्स देता है बट नेगेटिव वैल्यू के साथ। यानी मैंने क्या बोला, मैंने बताया आपसे, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, 0 2 3 -2 0 0 -3, यहां मैं ले लेता हूं 0 ये बात करता हूं -4। ए ट्रांसपोज निकालो, क्या निकलता है बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट बताओ, ए ट्रांसपोज बताओ। 0 2 3 नेक्स्ट -2 0 4, R1 को C1 बनाया, R2 को C2 बनाया, -3 -4 0। अब आप मुझे बताएं, क्या इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मैट्रिक्स में, माइनस कॉमन लिया, ये 0, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ये 0, माइनस माइनस प्लस, -3 -4 0। अब यहां देखो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, अब यहां देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैच करो तो सेम है, नेगेटिव साइन छोड़ दो, ये दोनों सेम है, देखो तो डाटा एग्जैक्ट सेम है, और इसका नाम क्या था, ए, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। तो आपने क्या देखा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं वापस में सेम मैट्रिक्स मिलता है बट नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बी नाम का मैट्रिक्स है, जीरो माइनस ए 0, बी ट्रांसपोज निकाल के बताओ क्या हुआ, रो को कॉलम 0 -a, फिर a 0, इनमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन ले लिया, ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 0। अब मुझे बताओ क्या ये डाटा और ये डाटा सेम है, चेक करो, चेक करो ये दोनों डाटा सेम है क्या, ये डाटा और ये डाटा सेम है क्या, देखो सेम मैच कर रहा है, तो इसका नाम क्या था, बी, तो इसका भी नाम बी। तो आपने क्या देखा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स मिल रहा है बट नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? अब रिमार्क करके ना कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान दो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो
और फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वापस में वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मैंने बोला क्लियर हुआ? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वापस में वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज करोगे तो वो इक्वल होगा सेपरेट ऑफ द सम के ट्रांसपोज के बराबर, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फोर्थ, ए बी का ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी जब दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालना है तो लास्ट वाला मैट्रिक्स पहले आ जाएगा, है ना? क्लियर? एक और इसी पे एग्जांपल देता हूं, ए बी सी का ट्रांसपोज बताओ क्या होगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक और, ए बी सी डी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, बोलो क्या होगा इसका बताओ? डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 7, ए बी माइनस सी डी का होल ट्रांसपोज बताओ। इसमें इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान लो और इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान लो, माइनस की प्रॉपर्टीज लगा दो, ये माइनस वाला। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या लिखा आपने? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस पूरे को ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, यानी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया? अब यहां मल्टीप्लाई का रूल्स लगेगा ये वाला, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालते हैं तो लास्ट वाला पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहां बी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। एट्थ प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वापस में वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? सिमेट्रिक। 9, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस में सेम मैट्रिक्स मिल जाए बट नेगेटिव वैल्यू के साथ तो इसे क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? समझ में आया? तो बेटा आज के लेक्चर में ना ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे जो आज मैंने कराया है, और आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 आप देख सकते हो, 3.4 भी देख सकते हो, 3.1 पहले से आपने कर लिया, 3.2 भी कर लिया होगा, है ना? इतने एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपसे। ओके बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.